बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। इस वक्त एशिया कप का बड़ा अहम मैच अगर देखा जाए तो श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान जारी है और इस मैच के हवाले से अगर हम बात कर लें तो इस वक्त श्रीलंकन टीम बैटिंग करती हुई दिखाई दे रही है और इस मैच में एक अच्छा टोटल सेट करती हुई श्रीलंकन टीम नजर आती हुई दिखाई दे रही है। कल बड़ा अहम टाकरा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला जाना है और अब तक फोरकास्ट के हवाले से अगर बात कर ले तो बहुत सी उम्मीदें अब कल के मैच के लिए निगाहें जमी दिखाई देती हैं शायकीन क्रिकेट की और फोरकास्ट ये है कि कल के मैच में तकरीबन 50-50 चांसेस हैं कि मैच कंप्लीट हो। लेकिन कंप्लीट होने के साथ साथ अगर देखें तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एक बड़ा अहम फैसला किया है। गो कि आज के मैच के लिए वो लागू नहीं किया गया लेकिन कल के मैच में वो ज़रूर लागू होगा कि अगर मैच कंप्लीट नहीं होता तो फिर अगले दिन रिजर्व डे ज़रूर रखा गया है। इस सारे सूरत-ए-हाल पे भी बात करें और सबसे इंपॉर्टेंट दिन अगर कहा जाए आज का तो वो कौमी हॉकी के हवाले से है। आज कौमी हॉकी का दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ तकरीबात पूरे पाकिस्तान में इस हवाले से मुनक्किद हो रही है। इस हवाले से भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे, रीजनल क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे जो अंडर 19 टूर्नामेंट जारी है, फिर अंडर 16 रीजनल टूर्नामेंट का भी इनेकाद होने वाला है। उसके लिए भी मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर अब ट्रायल्स भी मुनक्किद होंगे, उस हवाले से भी बात करेंगे अपने शो के अंदर। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं विनर्स टीम के सर रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। उनके साथ साथ काफ़ी तजुर्बा रखने वाले डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम के साथ मुंसलिक रहने वाले ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले रियाज साहब की तरफ चलते हैं। रियाज साहब, आज मैच जारी है इस वक्त श्रीलंका बांग्लादेश का, क्या कहेंगे एशिया कप के इस मैच के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, इस एशिया कप के और खासतौर से श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच की बात जो कि श्रीलंका में हो रहा है, अब तक की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये बारिश की नज़र नहीं हुआ तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात कह रहे हैं। ये बारिश कप के नाम से अब मशहूर हो जाएगा हमेशा के लिए। जब हम लोग आइंदा बातें किया करेंगे, बच्चों को बताएंगे तो यही बताएंगे कि ये बारिश कप हुआ था, एशिया कप नहीं था। बहरहाल जहाँ तक श्रीलंका और बांग्लादेश की बात है तो मैं समझता हूँ कि श्रीलंका जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम 300 रन्स के करीब बनेंगे जैसा कि अब तक बनने चाहिए थे, इसमें तो वो 300 रन्स तो उनके नहीं बने और मेरे ख्याल से आखिरी ओवर चल रहा है और अप्रॉक्सीमेट 250 रन्स बनाए, 8 मतलब आउट हो गए खिलाड़ी श्रीलंका के। लेकिन इसमें जो सदीरा हैं इनके बैट्समैन, उन्होंने अब तक जो है 83 रन्स जो है वो बना चुके थे आखिरी ओवर में और बाकी खुशाल जो है उन्होंने 50 रन्स बनाए, वो तो खैर आउट हो गए थे। इसी तरह पाथम उन्होंने 40 रन्स बनाए थे जो उनके ओपनर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है और लेकिन ये कि अब देखना ये होगा कि चूंकि बारिश हो गई है, विकेट जो है किस तरह से बिहेव करती है वहाँ पे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, जो अभी एक बात हो रही थी हमारी कि बांग्लादेश को और मतलब श्रीलंका को जो है एक एक्स्ट्रा दिन नहीं दिया, पाकिस्तान को एक्स्ट्रा दिन दिया, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इसलिए दिया है कि पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच जो है वो बारिश की नज़र हो गया। गो कि वो मैच मतलब ये कि फैसला कुन तो नहीं हो सका, लेकिन उस मैच की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि पाकिस्तान ने इंडिया को विद इन 50 ओवर जो है वो आउट कर दिया और उसका एक खुमार जो था कि जी वो बड़े अच्छे मतलब उनके बैटर्स हैं, ये नो डाउट के मतलब ये कि बाद में उनके जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे उन्होंने मतलब स्टैंड लिया और वो शुरू में जो विकेटें गिर गई थी उसका उन्होंने इजाला किया। लेकिन हमारे पेस बॉलिंग जो थी, जो अटैक था, जो उन्होंने मार्कुतलारा परफॉर्मेंस की, वैसे भी हमारे जो पेस अटैक है उसकी धाक जो है इस वक्त पूरी दुनिया में बैठ गई है। और ख़ुद गवास्कर जो एक दुनिया क्रिकेट के मायनाज साबिक बैट्समैन रहे हैं, कप्तान रहे हैं, उन्होंने मतलब पाकिस्तानी बॉलर्स की और इस पेस अटैक की ख़ास तौर से उन्होंने ये भी हवाला दिया कि जिस ज़माने में वसीम अकरम और वक़ार यूनुस या इमरान खान या पहले जो बॉलर्स हुआ करते सरफराज नवाज, जो हमेशा से पाकिस्तान का जो पेस अटैक है वो हमेशा से अच्छा रहा है। लेकिन ख़ासतौर से ये जो स्पेल है इस वक्त जो हमारे पेस अटैकर्स हैं और बॉलर्स हैं, वो उनका कहना ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल पूरी दुनिया में इस वक्त अगर पेस अटैक की बात की जाए तो दुनिया की सबसे मजबूत पेस अटैक है पाकिस्तान की इस वक्त दिखाई दे रही है। ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़हीर साहब, क्या कहेंगे, पेस अटैक की बात हो रही है इस टूर्नामेंट के अंदर, अगर देखें तो ओवरऑल अब तक पाकिस्तानी पेस अटैक हारिस रऊफ ने 9 विकेटें हासिल की हैं इसमें इस टूर्नामेंट के अंदर, 7 विकेटें देखें शाहिनशाह आफरीदी और नसीम शाह ने हासिल की हैं। मजबूत बॉलिंग अटैक नजर आ रहा है। कल बड़ा तगड़ा मुकाबला अगर हम देखें तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने जा रहा है। गो के पिछले मैच में हमने देखा कि 266 रन स्कोर करने में ज़रूर कामयाब हो गई थी, लेकिन हमने हमारी पेस अटैक ने 61 पे 4 ज़रूर इंडिया के बैटर्स आउट कर दिए थे। फिर बीच में हमने देखा कि मिडल ओवर में इंडियन बैटर्स कुछ अच्छा बेहतर खेल का
मुजाहरा किया, फिर आखिरी लम्हात में जो एक वक्त ऐसा लग रहा था इंडिया में बड़ा स्कोर करने में फिर कामयाब हो गया, फिर हमारे डग आउट पे हमारे जो डग आउट पे मौजूद है हमारे पास जो ओवर्स थे उस पर बाकायदा तौर पर फिर हमने देखा नजीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, आरिफ ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। देखें 1980 के अंदर जो वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग थी वो बड़ी खौफनाक बॉलिंग थी, और अब जो है इस वक्त 2023 के अंदर पाकिस्तान की बॉलिंग को भी जो है उसी से कंपेयर किया जा रहा है, और पाकिस्तान की बॉलिंग को भी खौफनाक बॉलिंग कहा जा रहा है। स्पेशली नसीम शाह और शाहीन आफरीदी जो है वो एक बहुत ही हवा बने हुए हैं उनके ऊपर, और मेरे ख्याल है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को इस बात का फ़ायदा भी होगा। और फ़हीम अशरफ के आने से जो है मैं समझ रहा हूँ कि बहुत एडवांटेज मिलेगा पाकिस्तान को, क्योंकि आपने देखा होगा कि कैंडी के अंदर जो है सिम और स्विंग बॉल होता था, और जिसकी वजह से जो है स्पिनर्स जो इतने कामयाब नहीं थे, नवाज़ ने और सलमान ने जो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी। तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इन्होंने जो फ़हीम अशरफ को जो डाला है इससे पाकिस्तान की बॉलिंग और मजबूत होगी, और क्योंकि कोलंबो जो है वो समंदर के करीब है और वहाँ पर जो है आपको पता है हवाएं चल रही होती हैं, और वहाँ वही सिस्टम है जो कैंडी के अंदर था सीम और स्विंग का, और फिर वेदर कंडीशन भी वहाँ पे चेंज होती रहती है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बॉलिंग इस वक्त दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉलिंग है। बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग है पाकिस्तान की दुनिया की। जिस तरह मैंने एंट्री में आपसे कहा कि बहुत से बॉलर्स इस वक्त पाकिस्तान के अगर डग आउट पे भी देख ले तो फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर भी मौजूद है ऑलराउंडर के तौर पर, उनका भरपूर तौर पर इस्तेमाल भी होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर माजी में देखें तो बहुत से ऐसी वर्ल्ड कप से कबल हमें कोई टीम मुंतखब करने बड़ी दुश्वारियाँ हुआ करती थी, लेकिन शायद पहली दफ़ा ऐसा देखा जाएगा कि वर्ल्ड कप स्क्वाड हो रहा है, उसके लिए सिलेक्शन कमेटी को सर जोड़कर बैठने पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो जो रिजर्व प्लेयर भी अगर आपने चुनने हैं तो उनके लिए भी मसाइल नज़र आएंगे, क्योंकि वो प्लेयर भी परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं पूरे टूर्नामेंट के अंदर और माजी में जितने भी मैचेस हुए उस दौरान। मगर मेरा ख्याल है कि मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि बाबर आजम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे तो अंदाज़ा ये हो रहा है कि उन्होंने सेलेक्ट कर ली है टीम, और बस सिर्फ इंतजार हो रहा है एशिया कप जैसे खत्म हो और फिर टीम अनाउंस हो जाए। दुनिया भर की टीमें तो बाकायदा तौर पर अपने अनाउंसमेंट कर रही है टीम की। पाकिस्तान इतनी देर क्यों कर रहा है, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि बाबर आजम जो सिलेक्शन कर चुके हैं अपने प्लेयर्स का, अगर देखें तो 15 रुकनी स्क्वाड ने जाना है, और फिर इस वक्त अगर देखें तो 17 रुकनी स्क्वाड एशिया कप में खेल रहा है। तैयब ताहिर जो है रिजर्व के तौर पर मौजूद हैं हमारे साथ इस टूर के अंदर एशिया कप में। तो आप क्या समझिए कौन सा 15 रुकनी स्क्वाड होगा जिसमें से ये 3 प्लेयर्स ड्रॉप होते हुए नजर आएंगे? देखिए तैयब ताहिर तो मेरा ख्याल है, और कि इन्होंने सऊद शकील को बाहर किया तो ज़्यादती होगी, क्योंकि उसने परफॉर्मेंस दे के वो अंदर आया, फिर उसको दोबारा चांस भी नहीं मिला और बाहर करें। तो मेरा लेट्स सी इनको देखना होगा, मगर ये आज बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि उन्होंने टीम सेलेक्ट कर ली है। अच्छा, टीम उन्होंने ये भी कहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है टीम सिलेक्शन के हवाले से। फिर अगर हम देखें तो एक बड़ी बातें आजकल सामने आई हैं, क्योंकि रिजर्व डे के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के मैच में रिजर्व डे रखा गया। आज जो मैच खेला जा रहा है श्रीलंका और बांग्लादेश का, इसमें क्यों नहीं रिजर्व डे रखा गया, क्या वजूहत हैं? देखें पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में 50 करोड़ का जो नुकसान हुआ था इंडिया पाकिस्तान का जो पहला मैच जो बारिश की नज़र हो गया था। देखिए क्रिकेट में जो टूर्नामेंट जो हो रहा है इस वक्त एशिया कप हो रहा है, उसमें सारी टीम को एक नज़र से देखना चाहिए। मैं समझता हूँ श्रीलंका और बांग्लादेश को भी वही मौका मिलना चाहिए जो पाकिस्तान और इंडिया को मिल रहा है, मगर श्रीलंका और बांग्लादेश की मैनेजमेंट बिल्कुल खामोश बैठी है और वो यसमैन बनी हुई है। जो इंडियन बोर्ड जो कहता है वो वही कर रहे हैं, तो इसलिए जो है जब वो खामोश है तो भी दुनिया को कहने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल, दोनों ही बोर्ड अगर खामोश नज़र आ रहे हैं श्रीलंका के और बांग्लादेश को, फिर दुनिया के दौगर ममालिक को क्या ज़रूरत पड़ी है एशियन क्रिकेट काउंसिल से बाकायदा तौर पर किसी किस्म की उलझने की। और ऐसी चीज़ें अगर सामने आ रही हैं तो यकीनन क्रिकेट के लिए शायद नुकसानदेह आने वाले वक्तों के लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बड़ी क्रिकेट के एशिया कप का टूर्नामेंट का मैचेस जारी है, जहाँ अगर आप पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के लिए जो है रिजर्व डे रख रहे हैं तो यकीनन हमें बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ जो मैच हो रहा है उसके लिए भी रिजर्व डे रखना चाहिए था। जिस तरह कह रहा था मैं कि हम अपने प्रोग्राम में जो है ज़रूर हसन साहब मौजूद हैं, रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे, कोटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से भी बात करेंगे। तो अब हमें जो है स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया है हमें आज़म खान ने, जो कोटा ग्लैडिएटर्स के मैनेजर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया था। इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले तो आज के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। इस वक्त श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच जो जारी है, और फिर पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से क्या कहेंगे आज़म भाई? कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला जाना, बड़ा तगड़ा मुकाबला देखने आएगा। माजी में अगर देखें तो बड़े मैचेस पाकिस्तान के होते हुए दिखाई दिया, और फिर जो पिछला मैच एशिया कप का हुआ उसमें आपने देखा कि पाकिस्तानी टीम गो के एक वक्त में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही थी पाकिस्तान की बॉलिंग, फिर बीच के मिडल ओवर में हमने देखा कि कुछ अच्छा परफॉर्म हुआ नहीं। फिर डग आउट आखिरी ओवर्स में हमने देखा कि बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी पेस अटैक नहीं की। और इस वक्त अगर देखें तो आज़म भाई बड़ा एक्सपीरियंस आप रखते हैं, पाकिस्तान का पेस अटैक किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजादा भाई,
मेरे देखने से तो कुछ नहीं होगा। दुनिया देख रही है पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो दुनिया का नंबर 1 अटैक है, और पाकिस्तान टीम भी माशाल्लाह इस वक्त नंबर 1 है, जा रही है। जहाँ तक रही एशिया कप की, देखें हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है या सबकी ख्वाहिश है कि वो हमारी टीम जीते, और इंशाल्लाह हमारी टीम जीतेगी। बिल्कुल जीतेगी हमारी टीम है। कल बड़ा तगड़ा मुकाबला देखने में आएगा। आजम खान साहब है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच है, कैसा देखते हैं कल के मैच को? फिर आप ने वही सवाल कर दिया। मैं तो अपनी टीम को जीतता हुआ देख रहा हूँ, पाकिस्तान की टीम को, और मुकाबला अच्छा होगा। वो टीम भी अच्छी है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी टीम जीतेगी। हमारी टीम की बॉलिंग उनसे लाख गुना अच्छी है। अच्छा, बैटिंग की अगर बात कर लें तो बड़ी बातें सामने आ रही हैं कोहली के हवाले से। अगर हम बात कर लें तो दूसरी तरफ है हमारे पास बाबर आजम है, और फिर हारिस रऊफ जिस तरह आउट करते दिखाई दे रहे हैं रोहित शर्मा को, क्या कहेंगे इस हवाले से कि बड़ी तकरीबन मैचेस के अंदर अगर देख लें तो ओवरऑल है, क्योंकि हारिस रऊफ इस टूर्नामेंट के अंदर 9 विकेटें अब तक हासिल कर चुके हैं, विकेट टेकिंग बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। हारिस के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए हारिस अपने आप को खुद मनवा रहे हैं माशाल्लाह, हर जगह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और जहाँ तक रही रोहित शर्मा, तो उनका शिकार हो रहे हैं, और मुझे लगता है इंशाल्लाह कल भी उन्हीं का शिकार बनेंगे। और बैटिंग के हवाले से आपको पता है इस वक्त दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन हमारी टीम में जब बाबर आजम, उनके तो कोई करीब भी नहीं आ रहा माशाल्लाह से, और उम्मीद है हमारी टीम कल अच्छा खेल के उनसे आराम से जीतेगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कल का मैच अच्छा खेल के पेश करते हुए जीतेगी। रियाजुद्दीन साहब, आप क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से, क्योंकि बातें हो रही हैं कल के मैच के हवाले से, तो ओवरऑल पाकिस्तान की बॉलिंग और बैटिंग को किस तरह देख रहे हैं आप? देखें शहजादा, पाकिस्तान ने ख़ास तौर से हालिया सालों कह लें आप, गुज़श्ता 1 साल से, और खुसूसी तौर पे जो हालिया 6 महीनों में मुख्तलिफ टीमों के ख़िलाफ़ और जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो बिल्कुल एक सही ट्रैक पे आ गई है। दूसरी चीज़ ये है कि ये अभी तक मतलब है कि श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी, और अब एशिया कप में ख़ास तौर से इंडिया के ख़िलाफ़ जो पहला मैच जो गो के वो डिसाइड नहीं हो सका, लेकिन हमारी टीम की जो बॉडी लैंग्वेज थी, हमारी टीम का जो फिज़िकल फिटनेस लेवल था, और जिस तरह से हमारी गो के देखें फील्डिंग में तो यकीनन हर टीम की फील्डिंग में थोड़े से लैप्सेस होते हैं और मतलब एक फंबल होते हैं, ये ज़रूर है कि हम उस डिपार्टमेंट में अभी काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर इंडिया से जब हमारा मैच होता है तो वो नर्व्स का खेल होता है, उसमें जो है आपको हर चीज़ को फोकस करना होता है, कंसंट्रेट करना होता है। और चूंकि 50 ओवर्स के खेल में T20 में तो ऐसा होता है कि अगर आपने कोई गलती कर दी है तो उसको रेक्टिफाई करने का वक्त नहीं होता आपके पास, लेकिन 50 ओवर्स के मैच में अगर आपने कोई गलती कर दी है तो उसको सुधारने का मौके होते हैं। और इंडिया जैसी टीम के खिलाफ तो आपको मैं समझता हूं कि जब तक आप अपने आसाब पे काबू रख कर नहीं खेलेंगे उस वक्त तक आप बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं पेश कर सकते। लेकिन जिस तरह से हमारी टीम ने इंडिया के खिलाफ इस एशिया कप के पहले मैच में परफॉर्मेंस दिखाई है, गो कि एक दो हमें उसमें मतलब लैप्सेस नज़र आए, लेकिन चूंकि हमारी टीम की जो सबसे बड़ी खूबसूरती जो मैंने पहले भी कहा वो ये थी कि इंडिया की इतनी मजबूत टीम को जो दुनिया क्रिकेट के मायनाज बैटर्स उसमें शामिल हैं, वो उस पूरी टीम को 50 ओवर्स के अंदर आउट कर देना जो है वो हमारी जीत थी। वो ये अगर उस दिन बारिश ना होती, उस वक्त जो हमारी टीम की मतलब बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरह से हमारी टीम मतलब एक्ट कर रही थी, तो मैं समझता हूँ कि हर आदमी जो देख रहा था, जो क्रिकेट की थोड़ी सी भी समझ रखता है, वो उसकी नज़र में ये था कि पाकिस्तान की टीम जीत जाएगी। देखें भारत की टीम को आप कमज़ोर ना समझें, भारत की टीम भी जो दुनिया क्रिकेट की बड़ी टीम है, आप ये देखें कि उनके ओपनर्स नहीं चले, लेकिन फिर बाद में उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने आप देखें कितने मतलब एक लंबा स्कोर किया, और हम उस वक्त जो है मतलब उनको काबू नहीं कर सके। वहाँ पे हमसे थोड़ी सी गलती हुई कि जिस पेस अटैक को हम लेके चल रहे थे, जब हमें विकेटें मिल रही थी तो उसको हमने कंटिन्यू रखना चाहिए। तो ये थोड़ी सी मतलब कैप्टनसी की बात है, लेकिन मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। बाबर आजम को अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे अब उन्हें मैचेस मिल रहे हैं वो सीख रहे हैं और उन्हें अभी और मतलब इंप्रूव करने की जरूरत है। लेकिन भारत की टीम जो है वो कतई तौर पे ये नहीं चाहती कि एशिया कप में पाकिस्तान से हार के वर्ल्ड कप में शरीक हो, इसलिए कि वो समझते हैं कि उनका मोराल जो है वो डाउन हो जाएगा। और इसीलिए मेरे ख्याल से ये एशियन क्रिकेट काउंसिल की और जय शाह की हिकमत अमली रही कि बारिश में पता था कि बारिश हो रही है श्रीलंका में, उसके बावजूद उन्होंने वहाँ मैचेस रखे, इसलिए रखे कि ये मैचेस जो है पूरे कंप्लीट ना हो पाए, खासतौर से पाकिस्तान इंडिया का मैच कंप्लीट ना हो, एक एक पॉइंट मिले, खेल आगे चलता रहे और इंडिया की टीम जो है वो हारे ना। वो कहते हैं कि जी एशिया कप हार जाओ लेकिन
पाकिस्तान से ना हारो। पाकिस्तान से मैच ना हारो। जरूर समझा भाई, क्या कहेंगे कल के मैच में टॉस कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा? देखें, टॉस तो नो डाउट इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, मगर पहले बात मैं आपको ये कहूँ कि 267 या 269 पे हमने जो इंडिया का आउट किया था 66 पे, तो देखिए हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पिच की कंडीशन और वेदर कंडीशन एक ऐसी थी कि वो 266 अभी हमारी बैटिंग आई नहीं थी, तो वहाँ पे देखें सीम और स्विंग दोनों हो रहा था बॉल, तो हमने उस स्कोर को इजी नहीं समझना चाहिए कि हमने इंडिया को अगर आउट कर दिया था तो हो सकता है हम चेस कर लेते, अल्लाह करे हम कर लेते। हमारी बैटिंग अच्छी है, नो डाउट पाकिस्तान की इस वक्त टीम ऐसी है और पाकिस्तान के अंदर कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा है, तो हमें उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक नया मैच खेलना जाना होगा। कल हमें एक नए सिरे से जाना होगा पाकिस्तान और इंडिया की तरफ खेलने के लिए पाकिस्तान को, और उस मैच को हमें भूल जाना होगा। और तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बाबर ने भी ये बात कही कि हमारे टॉस को मैटर नहीं रखता, हम चाहे टॉस हारे या जीते, हमने मैच जीतने के लिए खेलना है। मैच जीतने के लिए खेलना है। हमने लास्ट मैच में फ़हीम अशरफ को खिलाया, एक विकेट फ़हीम अशरफ ने हासिल की। आप क्या देख रहे हैं, कल नवाज़ कमबैक फिर वापस आते हैं टीम में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है नवाज़, क्योंकि देखें ना, मैंने आपको अभी कहा कि जिस पिच के ऊपर सीम और स्विंग होते हैं वहाँ पे 3 फास्ट बॉलर से आप नहीं खेल सकते, और 2 स्पिनर, वो भी पार्ट टाइम स्पिनर। नवाज़ जो है बैटिंग ऑलराउंडर है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि नवाज़ की वहाँ जगह बनती है, वहाँ पे आपको फ़हीम अशरफ को लेके जाना होगा। फिर दूसरी तरफ अगर देखें तो फ़खर जमान मुसलसल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, डग आउट पे अब्दुल्ला शफीक बैठे हुए हैं। क्या समझ रहे हैं कि कल के मैच में अब्दुल्ला शफीक भी इन होते नज़र आ रहे हैं? देखें, फ़खर जमान का अपना एक इम्प्रेशन है उनके ऊपर, ठीक है बैट्समैन है, आउट हो जाता है कोई बात नहीं, मगर जिस दिन फ़खर जमान खड़े हो गए उन्होंने मैच वन साइड कर देना है। ठीक है, उनके कुछ वीक पॉइंट्स हैं ऑफ स्टम्प के ऊपर, जाती हुई बॉल के ऊपर जो उन्होंने पिक कर लिया, तो उनको अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा फ़खर जमान को, मगर फ़खर जमान एक अपनी क्लास है, और वो समझने के इंडिया में उनका अपना एक इम्प्रेशन है, इंडिया वैसे खौफजदा है उनसे। बिल्कुल इंडिया खौफजदा है। आज़म खान साहब, बड़ी रीजनल क्रिकेट की बातें हो रही हैं, जिस तरह रीजनल कमेटी बनकर आई है, जिस तरह काम कर रही है कराची में, कुछ मौके ज़रूर मिलने चाहिए, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। इस शुरुआत में बहुत सी आवाज़ें आप लोगों के ख़िलाफ़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। हम देख रहे हैं अंडर 13 में भी बहुत सी आवाज़ें आती हुई दिखाई दे रही है, ओवर एज प्लेयर खेलते दिखाई दे रहे हैं। आप पे भी काफ़ी तनकीद होती हुई नज़र आ रही है। मेरे ही प्रोग्राम में मज़हर रवान साहब बैठकर आप पे तनकीद करते हुए दिखाई देते हैं। क्या कहेंगे, कौन सी, हालांकि मैं खुद इस बात का गवाह हूं आज़म खान के लिए कि वो ऐसा शख्स है जिसने अगर क्रिकेट है किसी क्रिकेटर्स को जांच लिया, परख लिया, तो यकीनन वो प्लेयर पाकिस्तान के लिए ज़रूर खेलता हुआ नज़र आता है। तो यही आई आज हम आज़म खान से भी पूछेंगे। आज़म भाई क्या कहेंगे? देखिए जी, पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो टीवी सबसे अच्छा जो है जरिया, उस पर बैठें आप और पॉइंट स्कोरिंग करें। मज़हर रवान आपके सामने जब मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, पॉइंट स्कोरिंग मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये शौक नहीं है कि किसी के ऊपर कीचड़ उछालूँ, किसी के ऊपर बात करूँ। बात करता हूँ ग्राउंड के अंदर कि जी आपके अगर खिलाड़ी अच्छे हैं तो वो ग्राउंड में सिलेक्शन मैंने तो नहीं की ना, चले जी रीजन की सिलेक्शन हम करते हैं, पाकिस्तान की सिलेक्शन भी हम करते हैं, वहाँ भी हमारा इन्फ्लुएंस है। भाई अल्लाह का शुक्र है हमारे क्लब के लड़के पाकिस्तान से खेल रहे हैं, हमारे क्लब के लड़के जोन से रीजन से खेलते हैं। सिलेक्टर इस दफ़ा वसीम हैदर साहब आए, उससे पहले मुख्तलिफ सिलेक्टर आते रहे, तो लड़के हमारे सिलेक्ट इसलिए होते हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमारे लड़के परफॉर्मेंस करते हैं। और हमारी टीम अगर सीनियर डिस्ट्रिक्ट पीसीबी ने 30 दफ़ा कराया मिसाल के तौर पे, तो उसको 24 दफ़ा जोन 6 ने जीता है, तो परफॉर्मेंस से चीज़ें जीती जाती हैं। यहाँ पे आगे मैं पॉइंट स्कोरिंग करूँ जी वो आज़म यूँ वो आज़म यूँ, आपके खिलाफ जैसे आप हैं, आपके खिलाफ भी 10 लोग बात करते हैं, वो ज़हीर भाई बैठे हैं उनके खिलाफ भी करते हैं, रियाज भाई बैठे हैं, लेकिन अगर जिस दिन मेरे खिलाफ मुखालफत बंद होगी समझ लें उस दिन मैं 2 नंबरी करने लग गया हूँ। मेरे खिलाफ जितनी मुखालफत बढ़ती रहेगी इसका मतलब है मैं 1 नंबर काम कर रहा हूँ। जिसके मुखालफिन ज़्यादा होंगे, आप दुनिया में देख लें, जो काम सही करेगा उसके खिलाफ लोग बोलेंगे, जो 2 नंबरी करेगा उसके खिलाफ लोग क्यों नहीं, वो कंप्रोमाइजिंग होता है, कंप्रोमाइज़ करता है। और मैंने कुछ चीलों वीलों का भी तस्करा सुना, मैं देखता चलें वो भी जवाब दे दें आज आप। चीलों वीलों का तस्करा सुना। देखें बात यह कि चील से बचाने के लिए लोगों की हिफाजत की जाती है, किसी चीज़ से भी बचाने के लिए हिफाजत की जाती है, और चील उसी वक्त किसी चीज़ को लेके जाती है जब उसको उसकी हिफाजत ना की जाए। तो बातें मेरे पास बहुत है, मैं जिन साहब का आप नाम ले रहे हैं मैं उनसे बहुत पुराना हूँ, और क्रिकेट में मैं 1985 से काम कर रहा हूँ। मेरे पास तो बहुत चीज़ें हैं, इस पेट के अंदर बहुत कुछ दफन है,
लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करता, मैं किसी ऊपर कीचड़ नहीं उछालता, क्योंकि नहीं, मैं अगर किसी पे कीचड़ उछाल लूंगा तो वो अच्छी बात नहीं है। मेरे पे उछालते रहे, मैं जिस दिन गलत काम करूंगा तो आप मुझे पकड़ लेंगे, रियाज भाई भी मुझे पकड़ लेंगे, ये भी मुझे आज से नहीं जानते रियाज भाई, वो जहीर भाई भी मुझे आज से नहीं जानते। गलत काम करूंगा तो पकड़े, तनकीद तो होती है हर अच्छे काम वाले पे, जो भी अच्छा काम करेगा उस पर तनकीद होगी। और पॉइंट स्कोरिंग के लिए मैं अभी कुछ भी आपको चटपटी चीजें बता सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त बात आप कह रहे हैं कि पॉइंट स्कोरिंग के लिए बहुत सी चीज़ें पेट में है, दफन है, तो उन्हें दफन ही रहने दिया जाए। प्लेयर गिन लें तो लाइन लगा नहीं, बिल्कुल इस बात का मैंने खुद एतराफ़ किया है, खुद अभी कहा है आजम भाई से कि जो प्लेयर ये सेलेक्ट करते हैं वो पाकिस्तान खेलता हुआ नजर आता है। जी थोड़ा अभी मुझे एक हमारे साफी भाई का फोन आया कि जी वो आपने साफियों के साथ लड़ाई की है, वो ये किया वो किया। देखें, मेरी साफियों से ताल्लुकात 1980 से, मेरे ख्याल में उस वक्त आप आए भी नहीं होंगे इस बिल्कुल ऐसे भाई पहला वर्ल्ड कप 87 में जब हुआ था, जब से हम आजम भाई को जी, देख रहे हैं। मेरा ताल्लुकात आरिफ अब्बासी साहब जी थे जी यहाँ पे, और जी 80 अपने से सिराजुल मैं इस्लाम साफियों बुखारी से ताल्लुकात 79-80 से। जितनी मैं साफी भाइयों की इज्जत करता हूँ, साफी बरादरी की इज्जत करता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और करता हूँ। साफी मेरे भाई हैं, मैं कभी उनसे नहीं लड़ता। मैं कोयटा ग्लैडिएटर का मैनेजर हूँ और नदीम उमर साहब की ये मेरे पे करम नवाजी है, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, उस फैमिली का मेरे पे एहसान है। लेकिन मेरे साफ़ी भाई अगर किसी जगह पे भी आ जाते हैं और मुझे किसी चीज़ का भी बोलते हैं तो मैं कभी उनको ना इसलिए नहीं करता कि ये उनकी जॉब है। अच्छा, इस मौके पे थोड़ा सा कट करूंगा, मुझे वाकया याद आ गया, जो PSL दुबई में हो रही थी, तो वहाँ पे ज़ाहिर है कोयटा ग्लैडिएटर्स के थे और विविन रिचर्ड जो थे वो इनके साथ थे। अच्छा, मैं वहाँ पे सामने नज़र आया, चूँकि देखें मतलब बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आदमी को बयान कर देनी चाहिए, हिस्ट्री है। चलें आज तो इस हिस्ट्री को आप बयान ही कर दें। तो नहीं, आजम भाई की जो सबसे अच्छी बात है, जब इन्होंने मुझे देखा, मैं वहाँ खड़ा हुआ था, तो ज़ाहिर है वहाँ पे लोग जो थे, विविन रिचर्ड बहुत बड़ी चीज़ है, ये बात कर रहा हूँ 5-6-7 साल पहले की। तो जब आजम भाई ने मुझे देखा ना यार क्या आ रहे हो, मैंने कहा हाँ विविन रिचर्ड के साथ कौन नहीं चाहेगा, तो उन्होंने बुलवाया भाई, वहाँ पे तस्वीर खिंचाई, तो ये मतलब बड़ा फन है आजम भाई का। अच्छा आजम भाई, बड़ी बातें थोड़ी सी और भी करनी है रीजनल क्रिकेट के हवाले से। अगर देखें तो ओवरऑल है अंडर 13 टूर्नामेंट है, अगर हम देखें तो काफ़ी गैप के बाद खेला जा रहा है। क्या समझ रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पर इतना बड़ा गैप जो आया था उसको दूर PCB करती हुई नज़र आ रही है और अब अच्छे टूर्नामेंट्स इन बच्चों के लिए हो रहे हैं? शहजादा भाई, बात ये कि कोई 13 साल के गैप के बाद नदीम उमर साहब और जावेद अहमद ख़ान साहब की काविशों से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है और उसमें हमारे स्पॉन्सर भी आए हैं और मुझे उम्मीद है इसके 13 के बाद अब 16 की तरफ जा रहे हैं, 16 के बाद फिर 19 की तरफ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें से कई राशिद लतीफ़, मोइन ख़ान, शादाब कबीर, सरफराज अहमद, फवाद आलम, मीर हमज़ा, अनवर अली आपको नज़र आएंगे और वो भी इसी ग्रास रूट लेवल से ही आए हैं ऊपर। और जब KCCA थी, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन, सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब उसके सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट थे, तो वो उनका ये टैलेंट हंट प्रोग्राम आपको पता है मुतवातर चलता रहता था और प्लेयर सारे वहीं से आते थे। तो कुछ 12-13 साल के गैप के बाद आपको पता है क्लब क्रिकेट भी इतनी हो नहीं रही, क्यों नहीं, बिजी शेड्यूल होता है प्लेयर्स का और सारा डोमेस्टिक में होते हैं, आजकल लीग्स भी इतनी है, कोई प्लेयर इधर है कोई प्लेयर उधर है। तो ये टैलेंट हंट प्रोग्राम RCA के ने शुरू किया है और उम्मीद है कि इससे अच्छे खिलाड़ी आपको आइंदा नज़र आएंगे कराची में। अच्छा आजम भाई, और भी खिलाड़ी नज़र आएंगे, उम्मीद है कि कराची से बेशुमार खिलाड़ी टैलेंट निकल कर आए, माजी में जिस तरह आया करता था। आजम भाई, बड़ी सी चीज़ें अगर हम बात कर रहे हैं तो अब जो रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन बनी है, आप समझिए अब जो कराची के क्रिकेटर्स के साथ ज़ाती होती हुई अब देख रहे हैं, क्या इसके बाद ज़ातियों में कमी आ जाएगी? आप लोग किस हद तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इन जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, टीम में मुंतखब नहीं होते हैं, उनके लिए क्या आवाज़ें बुलंद करेंगे? बदकिस्मती से शहजादा भाई, पाकिस्तान टीम में गुज़िश्ता कुछ 8-10 साल से कराची का एक या कोई प्लेयर नहीं होता टीम के अंदर और ये हमारी बदकिस्मती है शहर वालों की कि वहाँ हमारे लड़के नहीं खेल पा रहे। इंशाल्लाह नदीम उमर साहब की पूरी कोशिश है और वो पहले भी बात करते रहते हैं प्लेयर्स के लिए और आइंदा भी जो प्लेयर परफॉर्मेंस करेंगे डोमेस्टिक में इंशाल्लाह उनके लिए फ़ाइट की जाएगी। जहाँ तक रही बात डोमेस्टिक में ज़्यादती की,
तो नदीम उमर साहब ने सब कोचेस को ये कहा है जो रीजन के कोच हैं कि देखें कोई भी परफॉर्मर वो रहना नहीं चाहिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर। देखें सिलेक्शन हमारे हाथ में नहीं है, वो रीजनल हेड जो हैं अपना कोचेस और रीजनल हेड मिलके और एक बोर्ड का सिलेक्टर, 3 लोग उसकी सिलेक्शन कर रहे हैं। और आपको तो पता ही है कि रीजनल हेड एक है और उनके साथ एक पीसीबी का जो है वो कोच है एम्प्लॉय, दूसरा सिलेक्टर है पीसीबी का जो है अपना सेलेक्टर। मैं नहीं समझता कि कोई किसी के साथ ज्यादती की है या होगी। एक आध प्लेयर 19-20 हो सकता है कि देखें सब प्लेयर तो नहीं खेल सकते, क्यों नहीं, पिछले प्लेयर भी हैं और नए प्लेयरों ने परफॉर्मेंस किए। तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। और अगर पाकिस्तान लेवल पे किसी के साथ ज्यादती होगी तो नदीम उमर साहब पहले भी उनके लिए आवाज़ उठाते रहे हैं प्लेयर्स के लिए, और इंशाल्लाह आइंदा भी आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल आइंदा भी आवाज़ उठाएंगे ज़रूर। हसन साहब काफ़ी डोमेस्टिक में आपको भी तजुर्बा रहा है, क्या कहेंगे अब क्योंकि आजम खान कह रहे हैं कि 12-13 साल के बाद अंडर 13 टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, ओवरऑल 16 भी होना है, 19 भी होना है, लेकिन ये जो गैप है अंडर 13 के लिए रहा, आप समझ लें कि इससे हमारा ग्रास रूट लेवल से प्लेयर आने कम हो गए थे, क्योंकि हम माजी में देखते थे बहुत से प्लेयर्स इसी ग्रास रूट लेवल से निकल कर सामने आते थे। उसकी मिसाल सरफराज अहमद आपके सामने, फवाद आपके सामने, खुर्रम मंजूर आपके सामने। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कल देखें कायदे आज़म ट्रॉफी शुरू हो रही है कल से, जो तकरीबन समझ लें 18 रीजन्स जो एक साथ खेल रहे हैं। 10 फर्स्ट क्लास खेलेंगे तो 8 जो है वो ग्रेड 2 खेलेंगे, तो एक समझ लें क्रिकेट की रौनक बहाल हो जाएगी। और बिल्कुल 10-12 साल के अंदर, आज मैंने सही कहा कि 10-12 साल में क्रिकेट ख़त्म हो गई थी, न होने के बराबर थी। अब देखें कराची की ग्राउंड, अब केसीसी स्टेडियम में जाएं तो वहाँ रौनक लगी हुई है बच्चों की, टीवी पे भी बताया जाता है। अभी अंडर 13 का जो इनॉग्रेशन हुई है, तो अब पेरेंट्स भी बच्चों को लेकर आ रहे हैं। तो जबकि उस मुझे याद है कि 10-12 साल के अंदर पेरेंट्स भी जो है घर बैठ गए थे बच्चों को लेके, कि जिनको नज़र नहीं आ रहा था कि बच्चों का फ्यूचर क्या है। अब उनको नज़र आ रहा है बच्चों का फ्यूचर है कि अगर बच्चा फ़र्ज कर लें कि अगर कहीं सेलेक्ट नहीं होता तो डिपार्टमेंट में उसको चांस मिलता है, तो कम से कम उसकी सैलरी तो शुरू हो जाएगी। मैं तो आपके प्लेटफॉर्म से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा पीसीबी से कि जहां उन्होंने डिपार्टमेंट्स क्रिकेट को बहाल किया है, वहां उनको चाहिए कि अंडर 19 टीम को भी बहाल करें डिपार्टमेंट्स के, और उन पे मतलब है कि लागू करें कि हर डिपार्टमेंट जो फर्स्ट क्लास, कम अज़ कम जो फर्स्ट क्लास खेल रहा है वो अंडर 19 की टीम भी ज़रूर बनाए, ताकि लोगों को रोज़गार मिले, वजीफे उनको मिले, उनको अलाउंसेस मिले, ताकि पेरेंट्स जो है बच्चे को क्रिकेट खेलने जाने दें। तो मेरा ख्याल ये है कि कल से जो है समझ लें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की रौनक है इंशाल्लाह ताला बहाल हो जाएंगी, और रौनक के बहाल हो गई, डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार्ट हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर और खासकर कराची के अंदर। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल वक्फे से पहले बात हो रही थी हमारी खासकर पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से, फिर डोमेस्टिक इंटर रीजन टूर्नामेंट के हवाले से भी बात कर रहे थे हम। आज़म खान हमारे साथ मौजूद हैं, आज़म साहब से मज़ीद और भी बात कर लेते हैं। आज़म साहब हमारे शो में 2 दिन कबल मज़हर अवान साहब थे, काफ़ी तनकीद आप पर की है, और ख़ासकर ओवर एज प्लेयर्स के हवाले से भी जिक्र कर रहे थे। फिर दूसरी चीज़ ये है कि कोई लड़का अच्छा परफॉर्म करता है तो वो आज़म खान लेके चले जाते हैं उन लड़कों को। क्या वजह है कि आप अपनी आई से उनको सेलेक्ट कर लेते हैं या वो बच्चे खुद आ जाते हैं आपके पास? जहाँ तक बात रही ओवर एज की, ओवर एज तो जोनल ऑफिशियल्स का काम है कि चूँकि टीमें उन्होंने बनाई हैं, डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देखने हैं, और लड़के भी उन्हीं ने खिलाने हैं खुद, तो वो स्कूटनी खुद कर लेते तो बेहतर होता है। ओवर एज की वो बात ना करते, क्यों नहीं, उनके पास एक जोन खुद है। जहाँ तक बात ये है कि वो लड़के अच्छे लड़कों को आजम खान लेके चले जाते हैं। अच्छा, मैं ये ही बात कर रहा हूँ, ये आज से नहीं है, ये मैं 85 से क्लब चला रहा हूँ, 85 से ये सिलसिला चलता आ रहा है कि आजम खान ले जाता है। भाई आप आजम खान बन जाओ, आप ले जाओ। अच्छा जवाब। क्रिकेट के अंदर आप अभी वीनस पे बैठे हैं, ठीक है, कल आपको जियो कहता है या कोई बड़ा चैनल कहता है कि शहजादा साहब आपको हम ये फैसिलिटीज देंगे, आप यहां तशरीफ ले आए, या आप समझते हैं कि मुझे ये फैसिलिटीज वहां मिलेगी तो आप वीनस में रहेंगे?
बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बताया बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नहीं बोले रहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, आगे तो की आप तरफ सीधे सीधे रहे ना। आगे की तरफ जाएंगे। आगे की तरफ जाते हैं। तो देखिए कोई भी खिलाड़ी है वो क्रिकेट इसलिए खेलता है, उसने आगे क्रिकेट खेलनी होती है। अच्छा, आगे क्रिकेट खेलने के लिए उसके पीछे लोग बोलने वाले होने चाहिए, लोग बात करने वाले होने चाहिए, अपनी जातियात से हटके, अपने फायदे से हटके प्लेयर के लिए सोचें, प्लेयर्स के लिए बात करें, उनको फैसिलिटेट करें, तो प्लेयर तब आता है। क्यों प्लेयरों को हम क्या जबरदस्ती लेके आते हैं? भाई आप आजम बन जाए, भाई हमारे सारे ले जाए। अगर हमने किसी को शिकायत की तो आप हमें आके पकड़ें। आजम खान हमारी शो पे मजरवान ये भी कहते गए हैं कि बाकायदा तौर पर फोन जाते हैं वालिदैन पे कि फला जोन से आप ट्रायल्स दो, जोन 6 से आप ट्रायल दो। अच्छा सुने ना, ऐसा कोई वालिद ले आए कि जी हमने जिसको कहा हो कि जी वो आप जोन 6 में देखें, अभी रियाज भाई है या इनका साहबजादा अच्छा है तो मैं तो उनको बोलूंगा जोन 6 से खेलें। ये तो अब इनकी मर्जी पे डिपेंड करता है ना, ये जोन 6 में आते हैं या नहीं आते। भाई देखें दुनिया के अंदर जितनी बड़े क्लब्स या बड़े फुटबॉल क्लब्स हैं, क्रिकेट क्लब्स हैं, जो भी हैं, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अच्छा खिलाड़ी हमारे पास खेले। वो बैंक के बंदे बैठे हैं, स्टेट बैंक वाले, पूरा पाकिस्तान के प्लेयर स्टेट बैंक में आ गए, तो भाई वो क्यों आ गए? फैसिलिटीज अच्छी है, उनको फैसिलिटेट किया, फैसिलिटीज दी, वो आए, उनकी टीम क्वालिफाई कर गई। इसी तरह हर बंदे का जो अच्छा खिलाड़ी होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि ये हमारे पास खेले। अच्छा, मेरे यहां से लोग चले जाते हैं, मैंने कभी रोया हूं? मुझे बताएं मैंने रोया हूं? अगर रोया हूं तो आप मुझे रुमाल दे दें, मैं पहुंच देता हूं अपने आंसू। प्लेयर होता है भाई रोना नहीं चाहिए। प्लेयर चला गया, प्लेयर चल गया, प्लेयर को फैसिलिटेट करो, फैसिलिटेट करोगे तो वो कहीं भी नहीं आपसे जाएगा। ये रोना धोना, पॉइंट स्कोरिंग, आके टीवी चैनल पे बैठ जाना, जी आजम ये कर गया, चील आ गई, कौवा आ गया उठा के ले गया, ये अबे भाई आप अपने प्लेयर को रोके ना कि मेरे पास क्यों आ रहा है, मैं कोई उसको जबरदस्ती ला रहा हूं। अभी कहा जी बाप वालिदैन को फोन जाते हैं, मैंने आपको पहले कहा है कि मेरे पास काफी कुछ है मवाद, लेकिन मैं किसी की जातियात पे हमला करने वाला आदमी नहीं हूं। किसी को ये नहीं कहता हूं ये मेरे पास तो सबूत है, वो तो हवाई फायर कर रहे होंगे जो आपके पास बैठे हैं कल, जिनका आप तस्करा कर रहे हैं। मैं तो सबूत के साथ चीजें दे सकता हूं। मैं 85 से क्रिकेट में हूं भाई, 1985 में मैंने क्लब बनाई पाकिस्तान क्रिकेट क्लब, उस वक्त से चला रहा हूं। ठीक है, आप बताएं कि मेरे पास क्या कुछ होगा। आप फैसिलिटेट करें, आप रोना धोना छोड़ें। एक वक्त आप पीआईए सबसे बड़ी टीम थी, फिर एसएनजीपीएल सबसे बड़ी टीम हो गई, यूबीएल बड़ी टीम थी, एचबीएल बड़ी टीम थी। रियाज भाई हॉकी के हैं। रियाज भाई अगर आप किसी अच्छे प्लेयर को देखेंगे, आपको क्लब चला रहे हैं, तो आप कहेंगे ना कि भाई मैं आपको ये फैसिलिटीज दूंगा, आप मेरे पास आ जाओ। बिल्कुल। एक ज़माने में आप देखें कि यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, शाहिद आफेदी, सोहेल अब्बास सब बैंक में हुआ करते थे, हमारे एमसीबी में थे। बिल्कुल सही बात आप ठीक कह रहे है, हैं। इन्होंने स्टार्ट जो है एमसीबी कोड से किया। यूनुस खान, अपना सलीम इलाही, शाहिद खान आफरीदी और फरहान आदिल, ये कितने लोग थे। अच्छा, उन्होंने बनाए, अब लड़कों को फैसिलिटेट किया। दूसरी तरफ देखें, जब जब उनको वो ऊपर की तरफ जाने लगे, कोई एचबीएल में गया, कोई यूबीएल में गया, कोई पीआईए में चला गया, अब वो कह गए जी मेरे लड़के चले गए। ओ भाई लड़कों को आप फैसिलिटेट करो ना, रोने से क्या होता है। आप टीवी पे चाहे एक ही पहाड़ा पढ़ देते हो, आजम लड़के तोड़ गया, लड़के तोड़ गए, भाई आप आजम बन जाओ, लड़का नहीं जाएगा। ये क्या बात हुई कि जी वो टीवी पे आके बैठ के जी वो आजम लड़के ले गया हो, फिर वो क्लिप्स भिजवाना, लोगों को खुद आपसे क्लिप ले लेते हैं, फिर उसको पूरी दुनिया में नशर करते हैं कि जी देखो जी हमने ये क्या कर दिया, उससे अवार्ड मिल रहा है। भाई तुम लेते रहो, मुझे अवार्ड नहीं चाहिए। हमारा अवार्ड ये कि आप हम पे तनकीद करते हो, हम काम करते हैं। बिल्कुल काम करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात कह रहे हैं। इसी पे मजीद है ज़रूर हसन साहब की तरफ आते हैं। बात हो रही है क्रिकेटर्स की, नौजवान क्रिकेटर्स की, तो अब देखते हैं कि बहुत सी पॉलिसियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बना रहा है, और ख़ासकर जब से अमेरिकन लीग स्टार्ट हुई उसके बाद अब हम देखते हैं कि बहुत से अपने प्लेयर्स को एनओसी जारी करने भी बहुत से मामला उस पर रखे जा रहे हैं उनसे। क्या समझते हैं कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट शायद ख़त्म होती दिखाई दे रही थी, जिसके बेस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब नौजवान खिलाड़ियों को भी इस पर पाबंद किया है। देखें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो पहले तो डोमेस्टिक क्रिकेट 3-4 साल तक तो ऐसा लग रहा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट हो ही नहीं रही। पूरे पाकिस्तान से 5 टीमें खेला करती थी या 6 टीम खेलती थी, तो उसके अंदर तो आपको पता है प्लेयर्स बहुत कम से कम प्लेयर्स को मौका मिलता था। और अब मेरा ख्याल है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स होंगे। अभी जैसी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खत्म होती है, फिर डिपार्टमेंट की फर्स्ट क्लास शुरू हो जाएगी, फिर इनके नेशनल वनडे कप शुरू हो जाएंगे, फिर डिपार्टमेंट का भी इस दफ़ा T20 हो रहा है, रीजन्स के भी T20 हो रहे हैं,
तो मतलब इतनी क्रिकेट है कि अगर जो प्लेयर फर्स्ट कर लो पाकिस्तान के साथ बिजी होगा तो जो डोमेस्टिक में प्लेयर बाहर बैठा होगा उसे मौका मिलेगा खेलने का, और टीवी पे भी मैच बहुत सारे आएंगे, तो मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा मौका और क्या होगा। तो यही रीजन था जिसकी वजह से जो है पहले आप देखें कि लीग प्लेयर्स जो है वो लीग में भागता था। अच्छा, एक और बात ये डिपार्टमेंट जो है ना वो बिल्कुल रियायत नहीं देता लड़के की फिटनेस के ऊपर, और वो कहता है कि अगर लड़का फिट है तो डिपार्टमेंट रहे और खेले। अब प्लेयर्स इस वक्त ये आदत हो गई है कि 4 ओवर की क्रिकेट को ज़्यादा अहमियत देते हैं, T20 को ज़्यादा अहमियत देते हैं, और 4 डे और 5 दिन के मैच से जान छुड़ाते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल है ये बड़ी नुकसानदेह चीज़ थी। मगर अब जब ये कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी 8 मैच वहाँ से खेलेंगे, 8 मैच जब यहाँ से खेलेंगे, जब 16 मैचेस वो खेल के निकलेंगे तो उनके अंदर एक ताकत होगी और उनको एक वो आदी बनेंगे बड़ी क्रिकेट खेलने के। बिल्कुल आदी बनेंगे बड़ी क्रिकेट खेलने के। रियाजुद्दीन साहब, आज बड़ा कौमी खेल हॉकी का बड़ा दिन है, अगर देखें तो यहाँ पर क्या कहेंगे आज कौमी खेल हॉकी के हवाले से? शहजादा, इससे पहले कि आपके इस सवाल का जवाब दूं, मैं जो बात हो रही थी ना आप कराची के खिलाड़ियों के साथ ज़्यादती की, तो मैं ये समझता हूँ कराची के खिलाड़ियों के साथ तो हमेशा से ज़्यादती हो रही है और एक माइंडसेट है, और वो जब वो आते हैं तो कराची के खिलाड़ियों के साथ ज़्यादती होती है। आप देखें फवाद आलम के साथ कितने अरसे तक उन्हें इंतज़ार करना पड़ा था। इसी तरह से सरफराज अहमद, जो मतलब आप ये देखें कि उनके जब वो कप्तान थे तो मुसलसल कई सालों तक और कई मतलब मैचेस जीतते रहे, लेकिन बैक कलम जुम्बिश उनको जो है एक ही झटके में तीनों फॉर्मेट से हटा दिया। ना सिर्फ मतलब है कि कम से कम एक फॉर्मेट में तो उनको होना चाहिए था। फिर मैं ये समझता हूँ उसके बाद जो सऊद शकील के साथ अब ज्यादती की है वो उनके कॉन्फिडेंस को मतलब शेक करने के लिए की है, ताकि अगर जब उन्हें मौका मिले, अब आप देखें ना मतलब पहले उन्होंने एशिया कप में नहीं रखा था, फिर जब शोर मचा तो एशिया कप की टीम में रखा। देखें सरफराज तो ऐसा खिलाड़ी है, सरफराज और खासतौर सऊद शकील ऐसे खिलाड़ी हैं कि इनको तो आपको डायरेक्ट वर्ल्ड कप की टीम में रखना चाहिए था। सरफराज को इस तरह से रखना चाहिए था कि बिल्कुल ऐसा, इस पर मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल वक्फे से पहले हम जिस तरह बात कर रहे थे खासकर रीजनल क्रिकेट के हवाले से, अंडर 30 टूर्नामेंट जारी है, फिर पाकिस्तानी टीम के हवाले से भी हम बात कर रहे थे। आजम खान हमारे साथ मौजूद, रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, ज़रूर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से भी थोड़ी बातें कर लें, क्योंकि इस वक्त बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ से आज बाकायदा तौर पर सूबाई वज़ीर अगर हम बात कर लें नासिर हुसैन शाह की मुलाकात हुई है, और इसके बाद NOC जारी कर दिया गया है सिंध प्रीमियर लीग का, जो अब है बाकायदा तौर पर सितंबर में स्टार्ट होगी। और इससे टूर्नामेंट के हवाले से भी आप बात कर लें तो खिलाड़ियों के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो यकीनन बहुत से प्लेयर्स है, पहले देखा बात कर रहे थे कि बहुत से प्लेयर्स को इससे टूर्नामेंट के अंदर जो है मौका फराहम किया जाएगा। अब इस पर भी बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है सैयद मोहम्मद नदीम साहब ने हैदराबाद से। नदीम साहब, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से? बाकायदा तौर पर अब NOC भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी हो गई है इस टूर्नामेंट में, और ओवरऑल देखें तो काफ़ी फ्रेंचाइज ने अपनी टीमें भी सिलेक्ट कर ली हैं, और जिस तरह अगर हम देखें तो जहां पर टीमों को खरीदा गया है वहां पर हम देख रहे हैं कि प्लेयर्स का इंतखाब थोड़ा सा दुश्वार दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब हम देखेंगे कि बहुत से प्लेयर्स तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में मसरूफ होंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो मेरा जो है सबको सलाम जो लोग बैठे हुए हैं और आपको। हाँ शिराज भाई, जो आपने बात की है कि प्लेयर्स की दुश्वारी के हवाले से, तो ऐसा नहीं है। जब PCB अगर NOC जारी कर देती है तो डेफिनेटली PCB ने इजाजत दी है तो जो उनके जो प्लेयर्स हैं, जो भी ड्राफ्टिंग के अंदर जो प्लेयर मौजूद होंगे या सिलेक्ट होंगे, तो PCB उनको रिलीज करेगा इस लीग के लिए। ये नहीं, ये तो हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट है ना, जो अपना कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है या ग्रेड 2 है। तो जब ये SPL का जो टूर्नामेंट का इनेकाद होगा वो अब तो फिर मुमकिन नजर नहीं आता है सितंबर में, ये कहीं जाकर वर्ल्ड कप के बाद अक्टूबर में ही कहीं या दिसंबर में होगा, ये अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर में ऐसे कोई इसका इनेकाद होगा। और ये एक खुशाइन अमल है कि आज ये वो NOC जारी हो गई है। तो जो ट्रायल का आपने कहा कि ट्रायल में भी दुश्वारी है, वो डेफिनेटली सिर्फ NOC की वजह से ही थी कि NOC मिल जाए तो फिर बाकी शहरों में जो है वो ट्रायल वगैरह मुनक्किद किए जाए।
अच्छा नदीम साहब, ये बताएं कि जहां पर इस सिंध प्रीमियर लीग को काफी उजागर किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग के बाद अगर कोई इवेंट लीग होगी तो वो सिंध प्रीमियर लीग होती हुई दिखाई देगी, लेकिन अब शायद ऐसा नजर नहीं आ रहा इसके अंदर चांद। नहीं देखें, अभी भी डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ ना कि कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, पीसीबी के हैं, एनओसी की, फिर बाकी मामला प्लेयर ड्राफ्टिंग है, फ्रेंचाइज ऑनर की जो वो फ्रेंचाइज जो मतलब बुक करना था, ये तमाम मामला से ये लोग निकल गए हैं अब तकरीबन। तो आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो इंशाल्लाह जो बड़े बड़े प्लेयर्स भी इस लीग के साथ वैसे भी जुड़े रहते हैं और मजीद जो है वो जुड़ते रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे इस लीग के साथ। नदीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। क्या कहेंगे रियाज साहब, कुछ देर कबल मैं कौमी खेल हॉकी के हवाले से आपसे बात कर रहा था, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से, क्योंकि बड़ा दिन है आज कौमी खेल का। हाँ, वो वक्फे से पहले मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी, मैं सरफराज से मुतालिक बात कर रहा था। मैं हॉकी की बात करूँगा। सरफराज मतलब ये कि पाकिस्तान बल्कि दुनिया की हिस्ट्री के वो वाहिद कप्तान हैं जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप, एक अंडर 19 कप्तान थे और फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो इंग्लैंड में हुई थी उसके कप्तान थे। इत्तेफाक से मैं भी वहाँ मौजूद था, उनकी पूरी कारकर्दगी मेरे सामने थी। तो ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर को जो स्पिनर्स के खिलाफ भी अच्छा खेल सकता है और वर्ल्ड कप के लिए जो वहाँ पिचेज होंगी यकीनन मोहम्मद रिजवान तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कैसे आप कह सकते हैं कि एशिया कप के लिए सरफराज की जगह बन रही है? सरफराज की जगह इस तरह से बनती है कि हारिस जो बैट्समैन है, आप जब उसको मतलब उनके आगे मतलब प्रेफरेंस देते हैं तो वो गलत है। इसलिए देखें उनका मुस्तकबिल अभी आगे बहुत बड़ा हुआ है। हारिस जो है जो विकेट कीपर बैट्समैन है, अभी उनका मुस्तकबिल है, वो खेल सकते हैं आगे। लेकिन वर्ल्ड कप जो है इतना बड़ा इवेंट है कि उसमें सरफराज को होना चाहिए, दूसरे सऊद शकील को होना चाहिए। और अब आते हैं हॉकी की तरफ, जो आप बात कर रहे थे वो बात उस वक्त कंप्लीट नहीं हुई थी। देखिए हॉकी रोम ओलंपिक हमने पहली मरतबा जीता था और वो जीता था 9 सितंबर को, और उसमें जो है नसीर बुंदा ने इंडिया के खिलाफ एक गोल किया था फाइनल में, वहां हम पहला ओलंपिक जीतने में कामयाब रहे थे। तो उस दिन के हवाले से कौमी खेल हॉकी का ये दिन जो है मनाया जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि पहले सिर्फ ये नाम का मतलब दिन था, लोगों को सिर्फ इतना पता था कि यार ये कौमी खेल का दिन होता है, लेकिन ऐसे कोई तकरीबात मुनक्किद नहीं होती थी। लेकिन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी, जिसके ज़ाहिर है बानी सेक्रेटरी हैं राव जावेद इकबाल साहब हैं, जाहिद शाह साहब सदर हैं, इन ये जब से ये आए तो इन्होंने इस दिन को उजागर करने की कोशिश की। इस वक्त तकरीब जारी है, बिल्कुल तकरीब जारी है, यहाँ पे केच हैं, बल्कि मुल्क भर में जो भी मतलब एक एसोसिएशन हैं या दूसरे क्लब हैं वो भी मतलब तकरीबात मना रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है अवेयरनेस के लिए, इसलिए कि हॉकी हमारा कौमी खेल है, वैसे ही नेगलेक्ट किया जाता है। अच्छा, दुनिया को तो पता नहीं था, दुनिया को जब पता चला पाकिस्तान में खासतौर से लोगों को, जब आज से 2-3 साल कब जो है क्रिकेट की टीमें खत्म होना शुरू हुई, वरना हॉकी की टीमें जो कौमी खेल है, आजम भाई और जहीर भाई की, ये तो अर्ली 90s से टीमें खत्म होना शुरू हो गई थी। ये भी मतलब तमाम बैंकों की टीमें खत्म हो गई थी, उसके बाद पीआईए कस्टम जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है मतलब हॉकी के हवाले से, उनकी टीमें खत्म हो गई। 30-40 डिपार्टमेंट्स की पूरे पाकिस्तान में टीमें होती थी और उस वक्त नंबर ऑफ प्लेयर्स ज्यादा थे, नंबर ऑफ क्वालिटी प्लेयर्स आपको मिलते थे। तो आप जो है मतलब ये कि टीमें सिलेक्ट हुआ करती थी, अख्तर रसूल, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, इस्लाउद्दीन और मतलब सोहेल अब्बास, शहबाज सीनियर, आप कितने मतलब हसन सरदार, हनीफ खान, ऐसे ऐसे नाम। और वो मतलब एक अच्छी चीज़ ये थी कि उस वक्त 7-8 खिलाड़ी जो थे स्टार्स खिलाड़ी, वो कौमी एक टीम में हुआ करते थे, जिसकी वजह से आपकी टीम की परफॉर्मेंस जो थी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहती थी। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैंपियंस ट्रॉफी और 8 एशियन गेम्स और दुनिया हॉकी के बड़े बड़े टूर्नामेंट जीतने में कामयाबी हासिल की। और आपके पास जो सबसे बड़ा इजाद है वो ये सोहेल अब्बास की सूरत में जो मतलब 348 गोल, जो मतलब नहीं लगता कि ये रिकॉर्ड जो है उनका टूट पाएगा, इसलिए कि राष्ट्रीय पे खिलाड़ियों की उम्र जो है खेलने की कम होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप वाहिद कंट्री हैं जिसके पास दुनिया का सबसे में बेहतरीन प्लेयर्स मौजूद हैं हॉकी के। आजम खान साहब थोड़ी सी बात है इन्होंने छेड़ दी है सरफराज के हवाले से, वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान होना है सरफराज की। आप अगर देखें तो बाय बर्थ है, जिस तरह वो कप्तानी करते हुए नजर आए, माजी में अच्छी कप्तानी भी करते हुए नजर आए, टीम को लीड भी, चैंपियन भी बनवाया, फिर ओवरऑल T20 सीरीज 11 मुसलसल जितवाई पाकिस्तान को। इससे 15 रुकनी जो स्क्वाड का ऐलान होना है, आप समझते हैं तजुर्बाकार के तौर पर जहां पर आप मोहम्मद नवाज को टीम में शामिल करने की बातें कर रहे हैं, वहां पर सरफराज अहमद जो टीम का हिस्सा बन जाए तो पाकिस्तानी टीम को मजीद फायदा होता दिखाई देगा एशियन विकेटों पर। और फिर हम देखते हैं कि मिडल्स पर अगर आपको कहीं परेशानी होती है तो मिडल्स ओवर्स के अंदर बड़ा जबरदस्त बैटिंग करते हैं नंबर 6 पोजीशन पर सरफराज अहमद। रिजवान इस वक्त बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ सेकंड विकेट कीपर सरफराज को ही होना चाहिए। और
अगर कीपिंग जैसे रिजवान करते हैं, रिजवान अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं, तो सरफराज जो है वो बीच में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग एज ए बैट्समैन भी खेल सकते हैं और एशियन विकेटों का उनको बहुत तजर्बा है और स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। मेरे ख्याल में होना चाहिए। बकाया सिलेक्टर्स तो बेहतर जानते हैं, और रियाज भाई सहाफ़ी हैं माशाल्लाह, ये तो सब अंदर की बातें भी जानते हैं क्या होता है, और उम्मीद है कि वो रखेंगे। अगर पाकिस्तान की सोचेंगे तो रखेंगे, अगर पाकिस्तान की नहीं सोचेंगे तो नहीं रखेंगे। अच्छा, सऊद शकील के लिए भी काफ़ी बातें हो रही है, लेकिन अब ये जराए भी कह रहे हैं कि 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर सऊद शकील का नाम ज़रूर होगा। सऊद शकील देखिए ग्रास रूट लेवल से अपनी परफॉर्मेंस कर आए हैं, और आपको पता है 1.5 साल पाकिस्तान टीम के साथ रहे, फिर उनको मौका नहीं मिला, फिर जब मौका मिला तो उन्होंने प्रूफ किया, और यहाँ पे भी वो अभी उनको मौका मिला, वो रन आउट हो गए। और आपको पता है कि सऊद शकील स्लो भी खेल सकते हैं, अटैकिंग भी खेल सकते हैं, और मिडिल ऑर्डर में सबसे अच्छे और लेफ्ट हैंड का एक एडवांटेज भी आप ले सकते हैं उससे। अच्छा, ये बड़ा सॉरी टू कट, ये बड़ा मसला है कि बाज़ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो मतलब 7-8 इनिंग्स जो है अच्छी खेलते हैं, और एक आध मैच में अगर ख़राब खेल लेते हैं तो वही जवाब बना दिया जाता है टीम से निकालने का, जैसा कि सऊद शकील को एक ही मौके चांस दिया और उसके बाद नहीं। हालांकि इसके लिए वक्त में मजीद भी चाहिए। आलम के साथ जी ऐसे हुआ। एक मैं बात बता दूं, जी जी, वो आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं जी, वो चीलें, एक फिल्म मैंने देखी, उसके अंदर एक जगह धमाका हो जाता है, तो वो जो मिनिस्टर है रेलवे का, वो जब जाता है उस धमाके की तरफ जाने की तैयारी कर रहा होता है, तो ओपोजिशन लीडर सारे आप जैसे भाइयों को बुलाता है और कहता है कि भाई अगर ये जहाज पे जाए तो तुमने ये शोर मचाना है कि दुनिया मर रही है और ये जहाज पे याशी कर रहा है, और अगर ये बाई ट्रेन या बाई रोड जाए तो तुमने ये शोर मचाना है कि भाई दुनिया मर रही है और ये अपने आराम से जा रहा है। नहीं समझे आप? बिल्कुल चट भी अपनी पट भी अपनी है। आजम खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, ज़रूर हसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। जाते जाते मॉडर्न क्लब में टेनिस टूर्नामेंट का इनेकाद कायद बनास्पति की जानिब से किया गया, उस हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज भी देखते हैं। तमाम थी डिफेंस डे टेनिस टूर्नामेंट मॉडर्न क्लब में अख्ताम पजीर हो गई। टूर्नामेंट में 175 बॉयज़ एंड गर्ल्स खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जबकि 11 कैटेगरी के मुकाबले टूर्नामेंट में मुनक्किद हुए। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी शेख उमर रेहान CEO कायद बनस्पति थे। उनके हमरा सदर काटी फराजुर रहमान, सीनियर ओलंपिक के सेक्रेटरी अहमद अली राजपूत, हाजी गुलाम मोहम्मद, गुलाम यासीन, अब्दुल हमीद व दीगर शख्सियात भी मौजूद थे। इस मौके पर मेहमान खुसूसी शेख उमर रेहान ने कहा कि हम अपने अफवाज पाकिस्तान और दीगर शोधा को खराज तहसीन पेश करते हैं। इस मौके पर डिफेंस डे के हवाले से टेनिस टूर्नामेंट का इनेकाद किया। हम देख रहे हैं कि अगर हमें ऐसे टैलेंटेड बच्चे अगर इसमें मिले जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं, तो डेफिनेटली हम उन बच्चों को सपोर्ट करेंगे और आगे उनको लेके आएंगे। डिफेंस डे का जो टूर्नामेंट है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। हमारे यहाँ बच्चे जो है ना वो ऑटोमेटिकली खेल से दूर होते जा रहे हैं। आपने कार्टून देखा होगा, इंटरनेट पे अक्सर चलता रहता है कि एक ज़माना था कि माएँ जो है बच्चों को खींच के अंदर लाती थी, आज वो माएँ बच्चों को धक्का दे के बाहर निकालती हैं। ये हकीकत है, ये मेरे घर पे भी, आपके घर पे भी है, आपके घर पर भी। प्रॉब्लम क्या है कि हम गेम्स को प्रमोट नहीं कर रहे। हर बच्चा तो क्रिकेट नहीं खेलता ना। बात ये है कि अब बहुत सारे गेम्स हैं, टेबल टेनिस है, वॉलीबॉल है, ये बैडमिंटन है, लॉन्ग बैडमिंटन है, स्विमिंग्स हैं। इन तमाम चीज़ों को प्रमोट करने की ज़रूरत है। बिजनेसमैन प्लस गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे जो है वो अपनी एक पॉलिसी बनाए। मेरी अभी हाल ही में जुनेद शाह साहब को बुलाया था मैंने काटी, और उसके अंदर भी मैंने उनको भरपूर जोर दिया, और उनके साथ मिलकर हम जो कुछ ऐसे क्लब्स हैं जो कि वीरान पड़े हुए हैं उनको आबाद करने की कैंपेन पे भी हम इंशाल्लाह लग रहे हैं। काटी की हैसियत से, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप की हैसियत से टेबल टेनिस के बड़े टूर्नामेंट को हम हमेशा स्पॉन्सर करते रहते हैं। आखिर में जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए।